हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आप लोगों को पेपर 6 के ही अंतर्गत जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल थॉट, उसी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को द आइडियल स्टेट ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु के आदर्श राज्य के बारे में बताएंगे। अरस्तु का आदर्श राज्य कैसा है, अरस्तु आदर्श राज्य कैसी आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। राज्य का अरस्तु के राज्य को जानने के बाद अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स के 7वें अध्याय में, 7 चैप्टर में आदर्श राज्य का वर्णन किया है। अरस्तु के आदर्श राज्य का जो विचार है वह अरस्तु का अपना मौलिक विचार नहीं है। मौलिक यानी कि उनका खुद का रचना किया हुआ नहीं है, बल्कि प्लेटो ने जो अपने पुस्तक लॉज में राज्य से संबंधित जो विचार दिए हैं उसी से अरस्तु ने ग्रहण किया है। प्लेटो की तरह, इतना तो है कि प्लेटो की तरह अरस्तु जो है कोरा कल्पनावादी और कोरा आदर्शवादी नहीं था। प्लेटो को वृद्धावस्था में जब यह अनुभव हुआ कि रिपब्लिक में वर्णित दार्शनिक राजा द्वारा प्रशासित आदर्श राज्य का निर्माण धरती पर संभव नहीं है, तो विवश होकर प्लेटो ने विवश होकर सेकंड सर्वश्रेष्ठ राज्य या उप आदर्श राज्य का कंसेप्ट लाए। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का जो उत्तम उद्देश्य है अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का जो उत्तम उद्देश्य है, जो सर्वोत्तम उद्देश्य है, वह अच्छे जीवन की प्राप्ति है। और ऐसे जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य जो है आवश्यक भौतिक और आत्मिक साधनों की व्यवस्था करता है। उत्तम जीवन की उपलब्धि राज्य का आदर्श है, राज्य का उद्देश्य है,
और इस उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक भौतिक और आत्मिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी व्यवस्था जो है राज्य करती है। अतः यह एक ऐसा उत्तम राजनीतिक संगठन है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास से संबंध रखती है, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से सर्वांगीण विकास करती है। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति करने वाले राज्य ही आदर्श राज्य की संज्ञा से विभूषित किए जाते हैं। यानी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए जो राज्य द्वारा आवश्यकताओं की आपूर्ति की जाती है, ऐसे ही आदर्श राज्य को अरस्तु जो है अपने ग्रंथ में विस्तार पूर्वक स्थान दिया है। अरस्तु के आदर्श राज्य की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। आदर्श राज्य की अपनी उन्होंने कुछ गुण बतलाए हैं। उन गुणों का भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। अरस्तु के आदर्श राज्य की जो प्रथम विशेषता है वह उसका नैतिक स्वरूप है। मोरालिटी है, नैतिकता है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य का स्वरूप भौतिक होने के साथ साथ नैतिक भी है। अरस्तु के अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति के भौतिक उत्थान का लक्ष्य उसका नैतिक दृष्टि से उत्थान करना है, उसे सद्गुणी चरित्र वाला बनाना है। अर्थात उसका जो उद्देश्य है सर्वोच्च हित से व्यक्ति का साक्षात्कार करना है, स्वयं को ही नहीं नैतिक दृष्टि से व्यक्ति को भी आदर्श बनाना है। इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है। राज्य की जो उत्पत्ति हुई है अरस्तु के अनुसार जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं, जो फंडामेंटल ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए हुआ है। और राज्य जो टिका हुआ है, राज्य का जो अस्तित्व बना हुआ है, वह इस अच्छे और उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। यानी कि ये उत्तम जीवन की प्राप्ति, इसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा तो राज्य का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। अच्छा या उत्तम जीवन नैतिक जीवन के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। प्लेटो कहते हैं कि अच्छे जीवन जो है उसका जो रूप है वह नैतिक विकास है। अतः अरस्तु के राज्य का नैतिक स्वरूप उसकी एक प्रमुख विशेषता है। प्लेटो की तरह अरस्तु जो है कोरा आदर्शवादी और कल्पनावादी नहीं था, बल्कि यह व्यवहारिक आदर्शवादी था। अरस्तु जो है व्यवहारिक आदर्शवादी था। अरस्तु के राज्य की दूसरी जो विशेषता है
अरस्तु के आदर्श राज्य की, वह है मध्यम मार्ग का अनुसरण। थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन। अरस्तु जो है प्लेटो की तरह एक अति आदर्शवादी नहीं है। प्लेटो जो था एक अति आदर्शवादी था और अरस्तु जो है एक व्यवहारिक आदर्शवादी है। अरस्तु ने अपने हर सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इसी तथ्य को ध्यान में रखकर किया है। व्यवहारिक होने के नाते उसने मध्यम मार्ग के सिद्धांत थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन का प्रतिपादन किया है। इस संबंध में भोलानाथ कहते हैं कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्य रूप से श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि मध्यम मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसका अनुसरण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। अतः अरस्तु का आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें मध्यम वर्ग संप्रभु है, क्योंकि उसके अनुसार इस वर्ग द्वारा प्रशासित राज्य ही सुरक्षित और स्थिर रह सकता है। अरस्तु की धारणा है कि जिस राज्य में दो ही वर्ग विद्यमान है, जिस राज्य में दो ही वर्ग मौजूद है, अत्यधिक धनी या अत्यधिक निर्धन, वहाँ मैत्री भाव और भ्रातृत्व की भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती है, वहाँ भाईचारा जो है कायम नहीं रह सकती है। वहाँ मैत्री नहीं रह सकती है, मैत्री मतलब मित्रता नहीं रह सकती है। अतः वही राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य है जिसमें मध्यम वर्ग शक्तिशाली है। अरस्तु कहते हैं कि वही राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य है जहाँ मध्यम वर्ग शक्तिशाली है। मध्यम वर्ग द्वारा संचालित राज्य विधि या विवेक के अनुसार प्रशासित राज्य होता है तथा उसमें एकता का बंधन अति सुदृढ़ होता है। वह धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र दोनों के दोषों से मुक्त और उनके अनेक गुणों से युक्त होता है। वह संविधान और प्रजातंत्र का मूर्त रूप होता है। अरस्तु इस संबंध में आगे कहते हैं कि जहाँ मध्यम मार्ग की तुलना में धनिक और निर्धन वर्ग का बाहुल्य होता है और उसका राज्य पर अधिकार होता है, वह राज्य कभी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित नहीं रह सकता है। यानी कि जिस राज्य में मध्यम वर्ग की तुलना में, मिडिल क्लास की तुलना में धनिक और निर्धन मतलब गरीब और अमीर ज़्यादा होते हैं और उसका राज्य पर सत्ताधिकार होता है, वह राज्य कभी जो है सुदृढ़ और सुव्यवस्थित नहीं रह सकता है। वहाँ जो है हमेशा कलह, विवाद, संघर्ष आदि की स्थिति बनी रहती है। अतः मध्यम वर्ग का जो शासन होता है वही संतुलित शासन होता है। उसमें गुण और संख्या, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का सुंदर सम्मिश्रण होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी का दोनों का बैलेंस बना हुआ रहता है। राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य की मुक्ति इसी में है कि धनता और निर्धनता के मध्य गरीब और अमीर के बीच का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यम वर्ग के हाथों में राज्य का शासन हो। अतः मध्यम मार्गी स्वरूप अरस्तु के आदर्श राज्य की
दूसरी प्रमुख विशेषता है। वह जो है राज्य का जो संचालन है मध्यम वर्ग के अनुसार मध्यम वर्ग के द्वारा शासित करना चाहते हैं। अरस्तु के आदर्श राज्य की तीसरी जो विशेषता है वह विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। अरस्तु का आदर्श राज्य सदा एक संवैधानिक और विधि अनुसार प्रशासित राज्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और लॉ के अनुसार है। वह मानव चाहे कितना भी आदर्शी क्यों न हो, प्लेटो की तरह वह उसके विधि से मुक्त निरंकुश शासन का समर्थन नहीं करता है और वह उसकी तरह विधि के शासन को एक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करता है। विधि का शासन अरस्तु के आदर्श राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है। उनके अनुसार प्रत्येक अच्छे या आदर्श राज्य में अंतिम संप्रभु विधि होनी चाहिए, यानी जो अंतिम जो विचार है और अंतिम जो अधिकार है वह विधि में समाहित होना चाहिए। विधि के द्वारा ही किसी समस्या का निराकरण होना चाहिए। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इसका खंडन नहीं कर सकते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन ज़्यादा ठीक है, क्योंकि विधि लॉ एक ऐसा विवेक और है जिस पर व्यक्ति के इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ लॉ रहता है वहाँ मनुष्य के किसी भी चाल का, मनुष्य के किसी भी स्वार्थ का असर उस पर नहीं पड़ता है, जहाँ लॉ का पालन होता है। विधि के शासन की श्रेष्ठता, महत्व और वांछनीयता को दर्शाते हुए अरस्तु कहते हैं कि विधि के शासन में ऐसे गुण विद्यमान हैं जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानव में नहीं हो सकते। विधि में अनेक गुणों का समावेश होता है। विधि भाववेशहीन मतलब उसमें कोई भावना में बहने की बात नहीं होती है, निष्पक्ष रहती है और भ्रष्टाचार से परे रहती है। विधि का शासन अरस्तु के अनुसार विवेक का शासन है, ज्ञान का शासन है। विधि के शासन को अरस्तु सभ्य और नैतिक जीवन की अनिवार्य शर्त मानता है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार विधि ही वह शिक्षक है जो नागरिकों में सद्गुणों का विकास करता है और प्रलोभनों और पक्षपातों से उनकी रक्षा करता है, उन्हें सही दृष्टि में मनुष्य बनाता है। विधि का इस दृष्टि से महत्व सिद्ध करते हुए अरस्तु कहते हैं कि जब मानव को पूर्ण अर्थात विधि युक्त बना दिया जाता है वह समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है, परंतु जब उसे विधि और न्याय से अलग कर दिया जाता है तो वह समस्त प्राणियों में बुरा प्राणी बन जाता है। अरस्तु न सिर्फ विधि के शासन को शासितों के लिए वरन शासकों के लिए भी उचित मानता है। विधि का शासन को अरस्तु केवल शासितों के लिए ही नहीं, जिन पर शासन किया जा रहा है उनके लिए ही सही नहीं मानते हैं, बल्कि जो शासन कर रहे हैं, जो शासक हैं, उनके लिए भी उचित मानता है। विधि के शासन में शासित, सुरक्षित और शासक एक गर्वमय जीवन व्यक्त करते हैं।
शासित जो है सुरक्षित रहते हैं और शासक जो हैं गरिमामय जीवन बिताते हैं। नैतिकता दोनों के जीवन का एक अनिवार्य लक्षण होता है और शासक और शासित को एक दूसरे से बांधे हुए रहता है। विधि का शासन सामान्य हित सिद्धि का शासन है, क्योंकि वह सामान्य इच्छा पर आधारित है। लोक कल्याण विधि के शासन का आधारभूत सिद्धांत है। लोगों का कल्याण जो है वह विधि का एक प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि वह सामान्य लोगों के भावना को ध्यान में रखकर संचालित होता है। अरस्तु ने इस शासन व्यवस्था को शुद्ध प्रजातंत्र पॉलिटी के नाम से पुकारा है। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को देखने के पश्चात अरस्तु के राज्य के निर्णायक तत्वों को भी देखना आवश्यक है। अरस्तु जो है राज्य के कौन कौन से तत्वों को किस रूप में लेते हैं उसको भी देखना आवश्यक है। आदर्श राज्य के निर्माणक तत्वों की दृष्टि से अरस्तु ने स्वर्णिक मध्यक गोल्डन मीन का सिद्धांत अपनाया है। इस मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए वह उनका स्वरूप निर्धारित करता है राज्य का, जो निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग उसको समझ सकते हैं। अरस्तु के आदर्श राज्य का जो निर्माणक तत्व है उसमें सबसे पहला है जनसंख्या। प्लेटो की तरह अरस्तु आदर्श राज्य की कोई निश्चित जनसंख्या निर्धारित नहीं करता है, जैसा कि प्लेटो निर्धारित करते हैं। लेकिन इस दृष्टि से मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अरस्तु कहते हैं कि कोई जनसंख्या तो निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन प्रबंधन की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से अनुकूल होनी चाहिए। यानी जनसंख्या इतनी हो जिस पर सरकार और राज्य जो है नियंत्रण कर सके, उसका मैनेजमेंट कर सके। वह न तो इतनी अधिक होनी चाहिए कि शासन व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं हो, और न इतनी कम हो कि राज्य की निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त न कर सके। इतना अधिक भी नहीं हो कि जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सके, जिसका प्रबंध नहीं किया जा सके, और इतना कम भी नहीं हो कि आपस में जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, आपस में जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं, उसकी भी पूर्ति ना हो सके। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की जानी चाहिए। भू क्षेत्र और स्थिति के बारे में प्लेटो कहते हैं कि राज्य का भू क्षेत्र जो है इतना अवश्य होना चाहिए कि वहाँ के नागरिक जमीन, भूमि, राज्य की भूमि कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस पर अरस्तु अपना विचार प्रकट करते हैं। कहते हैं कि राज्य की भूमि इतनी जरूर होनी चाहिए कि वहाँ के नागरिक एक निश्चित आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीवन जीने के लायक हो सके, लेकिन इस सीमा से अधिक इतना बड़ा न हो कि वह उसमें विलासिता और शिथिलता को जन्म दे दे। माने इतनी भी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ आराम में और विलासिता में डूब जाए। राज्य की भौगोलिक स्थिति के संबंध में अरस्तु का मत है कि भौगोलिक स्थिति कैसी होनी चाहिए कि वह शत्रु की पहुंच से बाहर हो,
और उसकी सीमाएं ऐसी होनी चाहिए कि जो बाहरी आक्रमण से सरलता से आसानी से उसकी बाहरी आक्रमण की स्थिति में आसानी से उसकी रक्षा की जा सके। थल और जल दोनों मार्गों में उसकी पहुंच होनी चाहिए। वह समुद्र से इतना निकट अवश्य हो ताकि आयात निर्यात सरलता से हो सके। यानी कि समुद्र की सीमाओं को भी राज्य में होना आवश्यक है। इससे जो व्यापार में जो आयात निर्यात होता है उसमें आसानी होती है। अरस्तु की यह भी मान्यता है कि राज्य का जो क्षेत्र है वह 2 भागों में विभाजित होना चाहिए। अरस्तु राज्य के क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा व्यक्तिगत क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होगा उसके बारे में अरस्तु कहते हैं कि वहाँ जो है पूजा गृह, धार्मिक स्थान और राज्य का मुख्यालय आदि होगा, जहाँ पर रहकर शासक और अधिकारी शासन संचालन का व्यवस्था करेंगे। और शेष जो भूमि है वह व्यक्तिगत क्षेत्र की होगी, जो जहाँ लोगों का निवास होगा, जो रिहायशी इलाका होगा, जहाँ लोगों का निवास होगा और वहाँ पर लोग कृषि कार्य करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति और राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जनता का चरित्र, इस संबंध में आदर्श राज्य की जनता का जो चरित्र है यूनानियों के चरित्र के समान होना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि लोगों का जो चरित्र है वह यूनान के लोगों के चरित्र के समान होना चाहिए। उनकी तरह उसके चरित्र में साहस, उत्साह, जागरूकता, स्वतंत्रता, प्रियता यानी कि आज़ादी को पसंद करने वाले, बुद्धिमान, कला प्रेमी, ये सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नागरिकों के चरित्र में विवेक और सद्गुणों का सम्मिश्रण होना चाहिए। अरस्तु के राज्य के तत्वों में जो एक प्रमुख स्थान है वह वर्ग व्यवस्था है। अरस्तु के आदर्श राज्य की जो वर्ग व्यवस्था है उस समाज में अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है स्वावलंबन की दृष्टि से ही उनका निर्धारण होना चाहिए। इस दृष्टि से एक राज्य में वह निम्नलिखित वर्गों को महत्वपूर्ण मानते हैं। कृषक, दूसरा शिल्पी, शिल्पकार, तीसरा सैनिक वर्ग, चौथा व्यापारिक वर्ग, पांचवा पुरोहित वर्ग और छठा शासक वर्ग। अरस्तु जो है प्रथम जो 2 वर्ग है उसको नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करते हैं। यानी कि जो प्रथम 2 है, जो कृषक है, जो खेतिहर है, जो किसान है और जो शिल्पी है, जो जैसे बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, इस तरह के जो लोग हैं जो निर्माण अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसको जो है अरस्तु जो है कृषक और शिल्पियों को नागरिक नहीं मानते हैं। वे राज्य में निवास करते हैं, राज्य का कार्य करते हैं, किंतु राज्य के सदस्य नहीं होते हैं। उनकी जो स्थिति होती है वह दास जैसी होती है, उनकी स्थिति जो है गुलामों जैसी होती है। अरस्तु के आदर्श राज्य में ये 2 वर्गों की जो स्थिति है वह गुलामों जैसी होती है। अन्य जो 4 वर्ग होते हैं वह जो है राज्य के नागरिक होते हैं।
तथा वे युवावस्था में सैनिकों का, प्रौढ़ावस्था में राज्य शासन का संचालन करते हैं तथा वृद्धावस्था में पुरोहितों का कार्य करते हैं। आयु में परिवर्तन के साथ साथ उनका कार्य भी बदलता रहता है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनके कार्यों में भी विभाजन और बदलाव होता रहता है। उनके अनुसार विभिन्न भूमिकाओं का वह निर्वाह भी आगे चल के करते जाते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की तरह वे ताउम्र एक ही तरह का कार्य नहीं करते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ उनका कार्य भी बदलता रहता है। शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो की तरह अरस्तू भी आदर्श राज्य के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। प्लेटो सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था करता है, जबकि अरस्तू जो है समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। अरस्तू की शिक्षा व्यवस्था जो है 7 वर्ष के क्रम साइकिल ऑफ 7 में चलती है। बालक की जो प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा जो है वह माता पिता के संरक्षण में घर पर ही चलती है तथा 7 से 14 तथा 14 से 21 वर्ष तक की शिक्षा जो है वह राज्यों द्वारा दी जाती है। 7 से 14 वर्ष तक की शिक्षा में व्यायाम और संगीत की शिक्षा प्रमुख है तथा उसका उद्देश्य शरीर और आत्मा का प्रशिक्षण और नैतिक गुणों का विकास है। 14 से 21 वर्ष तक की शिक्षा जो है उसका उद्देश्य जो है बौद्धिक और सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ज्ञान से संबंधित शिक्षा देना है और सैनिक के क्या कार्य हैं उसके संबंध में ट्रेनिंग देना है। 14 से 21 वर्ष तक की शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक और सैनिक शिक्षा प्रदान करना है। इस तरह से नागरिकता के 21 वर्ष तक चलने वाले इस शिक्षा क्रम का मूल उद्देश्य उसे आदर्श राज्य में संविधान के अनुसार ढालना और एक सफल नागरिक की तरह उसे अपने विविध भूमिकाओं के निर्वाह के योग्य बनाता है। आर्थिक व्यवस्था के राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में प्लेटो कहते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद को वह नकार देते हैं। प्लेटो के विपरीत जो है वह संपत्ति के साम्यवाद को नकार देते हैं तथा उसके स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति के महत्व को वह उचित मानते हैं और उस पर जोर देते हैं। संपत्ति पर व्यक्तिगत उनके अनुसार संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा तो वह व्यवस्था जो है ज़्यादा टिकाऊ होगी। इस व्यवस्था में न सिर्फ उत्पादन अधिक होगा वरन उसके सार्वजनिक उपभोग से नागरिकों में सहयोग, सद्भाव और एकता की भावना का भी स्वस्थ विकास होगा। परिवार के बारे में कहते हैं कि अरस्तू के आदर्श राज्य में जो है सभी नागरिकों को व्यक्तिगत आधार पर पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होगा। वह प्लेटो द्वारा प्रतिपादित पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से स्थापित सामूहिक परिवार के विचार को अनुपयुक्त और नैतिकता के विपरीत मानते हैं। व्यक्तिगत परिवार को नैतिकता की दृष्टि से ही नहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए भी अरस्तू आवश्यक मानते हैं और उसका समर्थन करते हैं। ठीक प्लेटो के विपरीत जो है अरस्तू का यहाँ विचार परिलक्षित होता है। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद की बात करते हैं, पत्नियों के साम्यवाद की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अरस्तू जो है व्यक्तिगत संपत्ति को तरजीह देते हैं और परिवार को जो है व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, व्यक्तित्व के विकास के लिए वह आवश्यक मानते हैं।
शासन व्यवस्था के संबंध में जो अरस्तु के जो विचार हैं वह तीन तरह के शासन व्यवस्था की बात करते हैं। शासन व्यवस्था में 3 वर्गों की बात करते हैं, 3 तरह के कार्यों की बात करते हैं। ये 3 तरह के जो कार्य हैं वह शासन संबंधित विषयों पर चिंतन का निर्णय लेने वाले, जो शासन के संबंध में शासन के विषयों पर निर्णय जो लेते हैं, अर्थात उनको जो है वह विधायिका कहते हैं। जो शासन से संबंधित निर्णय लेते हैं, सभी विषयों पर निर्णय लेते हैं, उसे वह विधायिका कहते हैं, जिसके सब नागरिक सदस्य होते हैं। और उसे अरस्तु ने असेंबली के नाम से पुकारा है। दूसरा जो अंग है शासकों प्रशासकों का, जिनका कार्य जो है जो कानून बनाया गया है उसका संचालन करना, उसके अनुसार संचालन करना है, अर्थात कार्यपालिका। इसे जो है अरस्तु जो है मजिस्ट्रेसी के नाम से पुकारते हैं। इस तरह के कार्य को करने के लिए वह मजिस्ट्रेसी शब्द का इस्तेमाल जो है अरस्तु करते हैं। शासन का जो तीसरा अंग है न्यायिक अधिकारी, जो न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं, जो न्यायिक कार्यों का निष्पादन करते हैं। सभी नागरिक बारी बारी से इसके सदस्य होते हैं। यह न्यायपालिका है, जुडिशियरी है। आधुनिक समय में भी सरकार या शासन व्यवस्था के यही तीनों अंग जो हैं आज हमें नज़र आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसको भी अरस्तु ने अपने राज्य के अंतर्गत स्थान दिया है और इनके कार्यों को विस्तृत ढंग से विभाजित करने का काम किया है। अरस्तु के आदर्श राज्य को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं कि यह न तो अत्यधिक धनी है न अत्यधिक निर्धन है। वह आक्रमण से सुरक्षित है तथा आत्मनिर्भर है। वह अरस्तु जो है कोई व्यापारी राज्य नहीं चाहता था। वह सजातीय, सद्गुणी तथा उच्च नैतिक चरित्र वाला राज्य और समुदाय चाहता है। वह स्वतंत्रता प्रिय और अपने आप में छोटा होते हुए भी एक महान राज्य है। इसकी सर्वोच्च सत्ता यानी संप्रभुता जो है मध्यम वर्ग के हाथों में केंद्रित है। वह प्लेटो की तरह अतिवाद से मुक्त होकर एक व्यवहारिक राज्य की अतिवादी राज्य से मुक्त होकर एक व्यवहारिक राज्य की बात प्लेटो करते हैं। इसकी जो सत्ता है विधियों से मर्यादित है। अरस्तु की जो सत्ता है, अरस्तु का जो शासन संचालन है वह कानून के अनुसार होता है। कानून के अनुसार वह इसकी कल्पना करते हैं और नागरिकों का जो चरित्र है, चारित्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनमें सद्गुण का विकास करने के लिए और अच्छे जीवन का निर्वाह करने के लिए साधन और अवसर प्रदान करता है और इस तरह उनके जीवन को आदर्श और आनंददायक बनाता है। तो इस प्रकार से जो है प्लेटो के आदर्श राज्य में और अरस्तु के आदर्श राज्य में मौलिक भिन्नताएं विद्यमान है। प्लेटो जहाँ कल्पनाशील और आदर्शवादी, अति आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादक है, वहीं अरस्तु जो है व्यवहारिक आदर्शवादी है। यानी आदर्शवादी तो है लेकिन इनमें
व्यवहारिक गुणों का भी समावेश नजर आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी और एरिस्टोटल का ही कोई दूसरा चैप्टर फिर हम आप लोगों को बताएंगे। अभी इसी तरह लॉकडाउन की अवधि तक वर्ग संचालन होगा। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और WHO के निर्देशों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें बाहर निकलते समय और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।